हाय आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में। वैसे एटलांटिस की कहानी ने सदियों से लोगों के कल्पनाओं को मोहित किया है, जो लहरों के नीचे खोई हुई एक उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करती है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने संवादों टिमेस और क्रेटेस में सबसे पहले इस शहर का उल्लेख किया था, जहाँ एटलांटिस को एक उन्नत द्वीप राष्ट्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनके समय से लगभग 9000 साल पहले अस्तित्व में था। और प्लेटो के अनुसार इस शानदार शहर की विशेषता इसकी नौसैनिक शक्ति, भव्य वास्तुकला और समय से कहीं आगे की तकनीकी उपलब्धियां जो एटलांटिस के लोगों ने हासिल की थी उसको लेकर के था। हालांकि एटलांटिस की महिमा ज्यादा दिनों तक रही नहीं। दुर्भाग्य से एक ही दिन और रात में यह समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया और इतिहास के सबसे अस्थायी रहस्यों में से एक बन गया। साथ ही एटलांटिस की खोज सदियों तक चली, जिसने खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और कहानीकारों को एटलांटिस के पीछे की सच्चाई को खोज करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या एटलांटिस एक वास्तविक स्थान सच में था, या केवल एक दार्शनिक यानी कि प्लेटो की दिमाग की उपज थी, जो लोगों को बस इस कहानी के माध्यम से एक नैतिकता का पाठ सिखाना चाहते थे? और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने एटलांटिस की कहानी को मुख्य रूप से कोरी कल्पना बताया है। आखिरकार दोनों संवादों यानी कि टिमेस और क्रेटेस में शामिल विवरण जो एटलांटिस के बारे में लिखे गए थे वो इतने काल्पनिक थे कि वो सच हो ही नहीं सकते। लेकिन प्लेटो की लेखन शैली इतनी प्रभावशाली थी कि ये कहानी तुरंत बाहर आ गई थी। और प्लेटो ने इस कहानी को और प्रभावी बनाने के लिए एक माइंड गेम भी खेला था। यानी एटलांटिस की कहानी को विश्वसनीयता देने के लिए प्लेटो ने एक और नायक जोड़ा, जिसका नाम सोलन था, जो सबसे प्रसिद्ध एथेनियन राजनेताओं और कानून निर्माताओं में से एक थे। और संवादों में प्लेटो ने यह उल्लेख किया कि उन्हें यह कहानी उनके पूर्वज सोलेन से मिली थी। और सोलेन अपनी यात्रा के दौरान एक पुराने मिस्र के पुजारी से एटलांटिस की यह कहानी सुनी थी। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मिस्र को प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का खिताब मिला था और उसके पुजारी को पवित्र ज्ञान के रखवाले के रूप में सराहा जाता है। इसलिए शायद प्लेटो को लगा कि इस कहानी को मिस्र की दुनिया की यादों से जोड़ दिया जाए तो ये कहानी वास्तविक रूप ले सकती है। और जाहिर ऐसा हुआ भी। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रोमन इतिहासकार प्लूटार्क और भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो के अलावा प्राचीन स्रोतों में एटलांटिस का शायद ही कभी किसी ने उल्लेख किया है। हालांकि आधुनिक शताब्दियों में एटलांटिस की मिथक कहानी ने कई विद्वानों और खोजकर्ताओं की कल्पना को जगाया है। और इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि जैसे अक्सर प्राचीन मिथकों के साथ होता है, वे सच्चाई के एक टुकड़े पर आधारित होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये सच भी हो सकती है। और संयोग से एटलांटिस की कहानी से मिलती जुलती एक रियल घटना मौजूद है। यानी मैं बात कर रहा हूँ क्रेत द्वीप पर कांस्य युग में विकसित मिनोअन सिविलाइजेशन की, जहां प्लेटो के पौराणिक एटलांटिस की तरह मिनोअन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने अपने चरम पर ग्रीस, लेवेंट और मिस्र के सभी हिस्सों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह सभ्यता 3000 से 27000 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुई थी और लगभग 1450 ईसा पूर्व तक चली। हुआ ये था कि थेरा द्वीप पर ज्वालामुखी फटा, जिसका असर क्रेत द्वीप पर भी महसूस किया गया, जहाँ भूकंप सुनामी ने कई मिनोअन शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। हालांकि समानताएं यहीं तक सीमित नहीं है। क्रेत के पौराणिक प्रथम राजा माइनोस को समुद्र के देवता पोसाइडन का पुत्र माना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एटलांटिस के प्रथम राजा एटलस को पोसाइडन का पुत्र माना जाता था। इसके अलावा मिस्र के ऐतिहासिक अभिलेखों में ज्वालामुखी के विस्फोट से मिस्र में आई तबाही का विवरण मिलता है, जो मिस्र के पुजारी और सोलेन की कहानी को कुछ हद तक सच साबित करता है। और ठीक एक और ऐसी कहानी है जो प्लेटो के जीवन काल के दौरान जो एटलांटिस के विनाश को उजागर करती है और मामले को और अधिक दिलचस्प बनाती है। उत्तरी फेलोपेनिस के तट पर स्थित द सिटी स्टेट ऑफ हेलाइक एक प्रमुख क्षेत्रीय नौसैनिक था। इसके नाविकों ने भूमध्य सागर को नेविगेट किया, साथ ही एशिया माइनर और दक्षिण इटली में उपनिवेश स्थापित किया। और खास बात यह है कि इस शहर का मुख्य देवता कोई और नहीं पोसाइडन था, जिसका चित्र सिक्के पे उकेरा गया था। और 373 ईसा पूर्व में एक सर्दियों की रात को हिलाइक शहर को अपने कयामत का सामना करना पड़ा, जो बिना किसी चेतावनी के एक बड़े भूकंप के रूप में आया था, जिससे पूरा का पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में चला गया। जो एक ही रात में प्राचीन ग्रीस के प्रमुख शक्तियों में से एक हिलाइक अपने अधिकांश निवासियों के साथ पृथ्वी के नक्शे से गायब हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि जब आप इन दोनों कहानी को जोड़ोगे तो आपको एटलांटिस की कहानी मिल जाएगी। और ऐसा सच भी है, क्योंकि प्लेटो ने शायद ही इन दोनों कहानी को जोड़ करके एटलांटिस की कहानी लिखी थी, जिसे हम सब सच मान चुके हैं, जबकि अभी तक हम लोगों को इसके होने का सबूत तक नहीं मिला है। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते अगर ये शहर मौजूद थी तो धरती के किस कोने में थी। और जो इसे सच मानते हैं वो इसके संभावित स्थान के बारे में कई सिद्धांत देते हैं। हम आपको 10 अलग अलग स्थानों के सैर पे ले जाएंगे, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वे एटलांटिस का खोया हुआ शहर है, या कम से कम किसी तरीके से एटलांटिस से जुड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है कैडिज स्पेन के पास, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका का तट, तीसरे नंबर पे है सेंटोरिनी ग्रीस, फोर्थ नंबर पे है साइप्रस, फिफ्थ नंबर पे है माल्टा भूमध्य सागर, सिक्स नंबर पे है रिचार्ड स्ट्रक्चर जो सहारा रेगिस्तान में है, सेवेंथ नंबर पे है ओजेरस जो पुर्तगाल में है, 8 नंबर पे है आगादी मोराको, 9 नंबर पे है क्यूबा का तट और 10 नंबर पे आता है अंटार्कटिका। इन जगहों को ही कंसीडर क्यों किया गया तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं साइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप
आप जाकर के फुल डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हो। हालांकि अटलांटिस का रहस्य अभी भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता है, जबकि प्लेटो का विवरण ही एकमात्र प्राथमिक स्रोत है जो अटलांटिस के होने का दावा करता है। और ठोस सबूतों की कमी और अटकलेबाजी अटलांटिस की वास्तविक प्रकृति को रहस्य में डूबा ही छोड़ देती है। चाहे अटलांटिस एक वास्तविक स्थान था या एक मिथक था या दोनों का संयोजन था, इसकी विरासत मानव जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा और खोई हुई दुनिया की खोज के प्रतीक के रूप में बनी हुई है। अटलांटिस की खोज हमें अज्ञात के अस्थायी आकर्षण और इस संभावना की याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी भी पूरी तरीके से हल नहीं होती। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।